वेल हेलो एंड वेलकम टू KIAS एकेडमी। अब देखो, पिछले लेक्चर में हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया और मैंने ये आपको समझाया दैट हिस्ट्री को हम किसी एक पॉइंट पर डिवाइड नहीं कर सकते। हम किसी एक पॉइंट पर ये नहीं कह सकते कि ओके दिस इज द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर फेज एंड स्टार्ट ऑफ अ न्यू फेज, बट इट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्टोरियंस। मैंने आपको ये अच्छे समझाया था कि हिस्ट्री इज लाइक अ कंटिन्यूटी, इट हैव ग्रेजुअल ट्रांजिशन, राइट। मैंने ये बेसिक्स आपको समझा दिया था, राइट। हिस्ट्री इज लाइक मोर a gradual a gradual transition a gradual transition। तो ये मैंने आपको समझाया था अभी तक। एंड धीरे धीरे करके चेंजेस होती हैं। किसी एक इवेंट पर हम ये नहीं कह सकते, जैसे फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ प्लासी पे हम ये नहीं कह सकते कि, और बैटल ऑफ बक्सर पे हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है यूरोपियंस का मतलब स्टैब्लिश कर लिया अपने पावर को बंगाल में एंड नाउ इट इज मॉडर्न हिस्ट्री। या हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि मुगल डिक्लाइन कर गए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 1707 में अगर लेट से औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो हम उस पॉइंट को ये नहीं कह सकते कि अच्छा ठीक है अब मेडिवल इंडिया खत्म हुआ और मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो गया, क्योंकि किसी एक पॉइंट पर ये बिल्कुल भी तय नहीं किया जा सकता है, राइट। बट हाँ, ये किसी फेसेस के ट्रांजिशन से हम समझ सकते हैं। ओके, तो ये हमने समझा था। अब आज के चैप्टर पे हम नए और आज के इस टॉपिक पे हम नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस। एक एक करके सारे यूरोपियन पावर को समझेंगे, उनके डेवलपमेंट को समझेंगे, एग्जाम के लिए क्या जरूरी है वो समझेंगे। एंड दिस विल बी मोर देन एनफ फॉर यू टू क्लियर एनी एग्जाम। अगर उसमें मॉडर्न हिस्ट्री आता है तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। इट डजंट नीड टू वरी एट ऑल, राइट। यू नीड टू जस्ट स्टिक टू दिस पर्टिकुलर वीडियोस जो भी मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं वो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन वी से लाइक फॉर एग्जांपल यूरोपियंस इन इंडिया, ओके, तो उसके लिए अपने को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट वाज हैपनिंग प्रायर। ओके, एक मैप बना लेते हैं एंड एक रफ मैप बनाएंगे एंड देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि चीजें चल क्या रही हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेन वी सी दिस इज अफ्रीका, ये कुछ इस तरीके से अफ्रीका है। ओके, दिस इज द अफ्रीका। ओके, रेड सी, पर्शियन गल्फ, एंड इधर यू विल फाइंड लाइक दिस इंडिया। ओके, जस्ट अ रफ मैप ताकि समझा सके। ओके, एंड हियर यू विल फाइंड डेफिनेटली श्रीलंका, सुमात्रा, ओके, यूरोप। ओके, इस तरीके से चीजों को हम समझ लेते हैं। तो लाइक दिस इज द यूरोप, दिस इज अफ्रीका, this is Middle East, okay, this one is here India, overall Asia, China, okay, again here you will find Burma, okay, there it is Sumatra, Java, overall you can say Indonesia. I'm so sorry, just wait, okay, सो दिस इज लाइक दैट। ये सब कुछ ऐसे चल रहा है। ये आप मैप से समझाता हूं मैं हो क्या रहा है। इट इज बेस्ट टू अंडरस्टैंड थ्रू मैप। अब हुआ क्या कि ये जो सेंटर है ना, यहां पर ये पॉइंट में आगे डेवलपमेंट कुछ ऐसा हुआ जिससे चीजें थोड़ी बदल सी गई। ये जो पॉइंट है ना, दिस वी कैन से इट इज लाइक यू कैन से द ओवरऑल इमर्जेंस ऑफ न्यू पावर दैट इज टर्क्स, जो कि पहले रोमन के हाथ में था। वो यहां पर पावर शिफ्ट होता है, अरब्स के पास में पावर चला जाता है एक ऐसे जगह का जिसका आप ऐसा समझ लो कि जहां से ट्रेड रूट मेजरली वर्ल्ड ट्रेड रूट पास होता है। अभी तक हिस्ट्री में हम थ्रू आउट देख रहे थे ये चीज कि जो भी वर्ल्ड ट्रेड यहां पर पार हो रहा है, यहां से वर्ल्ड ट्रेड जो भी होता है, इट आइदर पासेस फ्रॉम दिस रूट टू दिस रूट, राइट। और ऊपर में आपका इस तरीके से सिल्क रूट भी है। ओके, तो अगर सी रूट से आना है विच इज ईजियर आल से, तो आप ऐसे इंडिया तक पहुंच सकते हो यहां पे। नाउ अब क्या है कि यहां पर जब तक बाइजेंटीन अंपायर था, तो बाइजेंटीन जब तक था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था। क्यों? क्योंकि आराम से आप पार कर पा रहे थे, किसी तरह का टैरिफ वगैरह आपको उतना चार्ज नहीं पड़ रहा था। आप इंडिया से ट्रेड कर रहे थे, डायरेक्टली यूरोपियन मार्केट तक पहुंच रहे थे। ओके, द ओवरऑल ट्रेड वाज सरप्लस, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। इंडिया के कंटेक्स्ट में ट्रेड कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चल रहा था। यूरोप को भी कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन था वो प्रॉपर्ली मीट हो रहा था, ट्रेडर्स को बेनिफिट्स हो रहा था। लेकिन अब चीजें क्या है, बदल गई, क्योंकि यहां पर आ गए अरब्स, मुस्लिम पावर डोमिनेट कर रहा है यहां पर, राइट। अब दे आर राइवलरी टू द यूरोपियंस एंड द क्रिश्चियन वर्ल्ड, राइट। अब होगा क्या कि जब भी यहां से कोई ट्रेड पास करेगा, लेट्स से अगर ये ट्रेड पास करेगा, तो ये इस इंटरमीडियरी, मतलब ये जो अरब्स है,
इनको क्रॉस करके जाना पड़ेगा, राइट। जब अरब्स को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, दे विल हैव टू पे सम चार्ज, टैक्स, राइट, टैरिफ देना पड़ेगा। एंड जब वो देना पड़ेगा तो जिसकी वजह से गुड्स का रेट जो है वो क्या हो जाएगा, गुड्स का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा यहां पर, जाहिर सी बात है। एंड डिमांड एंड सप्लाई में गैप भी बनेगा, बेसिक इकोनॉमिक्स, और जिसका इंपैक्ट ओवरऑल ट्रेड पे देखने को मिलेगा। जो यहां पर ट्रेडर्स हैं उनको काफी नुकसान होने लगेगा, प्राइस बहुत ज्यादा हाइक रहेगा, यूरोपियन मार्केट कहीं ना कहीं एक तरीके से आप समझ लो कि डैमेज होने लगेगा। इवन वहां पर जो कंज्यूमर है वो डिमांड ज्यादा करेंगे, इतना महंगा क्यों हो गया, उसके ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे, राइट। अब ये सब कुछ हो रहा है किसकी वजह से, अरेबियंस की वजह से, राइट, क्योंकि ये बीच में आ गए, ओके, इनके हाथ में पावर चला गया। सो दिस इज द गेम, दिस इज द चेंज, राइट, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। क्योंकि जब हम इसके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अब ऐसे में नेसेसिटी बनेगा, वो नीड बनेगा कि उनको कुछ यहां पर ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये अरबियन वर्ल्ड को अवॉइड कर सकें और यहां पर ट्रेड कर सके इंडिया के साथ में, और यहां पर नीचे सुमात्रा और इंडोनेशिया के साथ में डायरेक्टली, ओके। और इसको लिए इनके लिए इनको करना क्या पड़ेगा, एक नई सी रूट को डिस्कवर करना पड़ेगा। इफ दे विल नॉट डिस्कवर द न्यू सी रूट टू इंडिया, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि वो कब तक इस तरीके से चल पाएंगे। क्योंकि ये जो पावर है, अरेबियन पावर, टर्क्स जो है यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऊपर में, जिनके हाथ में कॉन्स्टेंटिनोपल लग चुका है, राइट, नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। इतना आसान तो होगा नहीं यहाँ पर अब इन चीजों को अच्छे से समझना और मतलब मैनेज करना। तो व्हाट दे स्टार्टेड टू एक्सप्लोर, द वर्ल्ड, राइट। अब इन्होंने वॉयजेस भेजना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग तरफ भेजा। कुछ तो चले गए जो एक्चुअली हम देखते हैं जब ओवरऑल इंडिया समझ के वो अमेरिका पहुंच जाते हैं, ओके। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। कोलंबस साहब, इधर यहां से एक और वॉयज निकलेगा, यहां पर एक और कोशिश होगा जिसको हम अभी समझेंगे, और ये जो कोशिश होगा इस चीज को बदल के रख देगा। तो यही चीज अभी तक हमने समझा कि द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर इन द 7th सेंचुरी एंड द अरब्स हैड एस्टैब्लिश्ड देयर डोमिनेशन इन इजिप्ट एंड पर्शिया ओवरऑल, और जिसकी वजह से जो यूरोपियंस का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इंडिया तक था वो डिसरप्ट हो गया। एंड ओवरऑल जो कमोडिटीज थी लाइक सिल्क हो गया, लाइक स्पाइसेस हो गया, कैलिकोस हो गया, इसका डिमांड बहुत ज्यादा यूरोप में था और वो इफेक्ट करने लगा ओवरऑल यहां पर मार्केट को। इसके अलावा अभी 1453 में जो मैंने कहा ना, 1453 में टर्क्स का कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में चला गया, सॉरी, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो टर्क्स के हाथ में चला गया, ऑटोमन एम्पायर के हाथ में चला गया। तो ओवरऑल अरब्स एंड मुस्लिम इंटरमीडिएरीज बन गए और रेड सी में ओवरऑल जो स्टेट मोनोपोली बन गया इस्लामिक रूलर्स का। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, राइट, नाउ फॉर द यूरोपियंस, एंड जिसकी वजह से यहां पर अब नई कोशिश करने की जरूरत थी। और यही हम देखते हैं कि यूरोप में उस वक्त में रेनेसा का फेज स्टार्ट हो रहा था, एंड उस रेनेसा के फेज में हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखा, हमने शिप बिल्डिंग के प्रोसेस को इवॉल्व होते हुए देखा। और वो जो शिप बिल्डिंग का प्रोसेस है, जो उसने एक्चुअली शिप एंड वॉयजेस को इतना स्ट्रांग बनाना स्टार्ट किया कि वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक एक्सप्लोर कर सकते थे, वो अपने मतलब शिप्स को लेकर जा सकते थे। तो उसने चीजों को बदला, यहां पर रेनेसा ने चीजों को बदला, ओके। तो ये एक चीज यहां पर हमको देखने को मिलता है दोस्तों, ओके। नाउ इसके बाद थोड़ा और यहां पर मैं हिस्ट्री में अगर ऐड करूं चीजों को कि ये सारी चीजें और कैसे चल रही थी और कैसे हो रहा था यहां पर और क्या डेवलपमेंट चल रहा था। आप ऐसे समझो कि पोर्तुगल, जब हम बात करते हैं पोर्तुगल और स्पेन, दो बड़े राइवल पावर थे, ओके। पोर्तुगल और स्पेन दो बड़े राइवल पावर थे, और यहां से स्टार्ट होता है पोर्तुगल की हिस्ट्री, जो कि खास करके जब हम ट्रेडिंग पावर के तौर पे इवॉल्व होते हुए देखते हैं। अब यहां पर पोर्तुगल में एक प्रिंस था, एक राजा समझ लो, इसका नाम था प्रिंस हेनरी। तो प्रिंस हेनरी के अंदर में एक झील था, झील यह था कि उसको कैसे भी करके इंडिया तक डायरेक्ट पहुंचना है। सिर्फ इतना ही नहीं झील था, इनको अरब मोनोपोली को डिस्ट्रॉय करना है, इनको ट्रेड रूट खोजना है, इनको क्रिश्चियनिटी को एक्सप्लोर कर मतलब फैलाना है, स्प्रेड करवाना है, राइट। तो ये इनका बहुत बड़ा एम्बिशन था प्रिंस हेनरी का। और फिर इन्हीं सारे ऑब्सेशंस की वजह से, इन्हीं सारे आप समझ लो कि ड्रीम्स की वजह से इनको एक यहां पर टाइटल मिलता है, ही गॉट अ टाइटल, इनको एक टाइटल मिलता है।
ये टाइटल होता है द नेविगेटर का, नेविगेटर। नाउ दिस इज व्हाट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ये पूछा जा सकता है, देयर इज अ हाई चांस ये पूछ सकते हैं कि द नेविगेटर किसको कहते हैं, नेविगेटर किसको कहते हैं, सॉरी कलर बहुत एब्सर्ड हो गया, okay. तो नेविगेटर किसको कहते हैं ये याद रखिएगा। नेविगेटर प्रिंस हेनरी को कहा जाता है, खास करके उनके जो ड्रीम्स थे कि वो कैसे भी करके डोमिनेट करना चाहते हैं ईस्टर्न मेडिटेरियन रूट्स में वापस से, और ये जो झील है ये देखकर फिर एक रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी इसके साथ में जुड़ गया। वो कैसे, मैं बताता हूं। होता क्या है, ये जैसे टाइटल इनको मिला द नेविगेटर का, एट द सेम टाइम उस वक्त में जो पोप थे, पोप निकोलस 5, सो पोप निकोलस 5 क्या करते हैं, इनको एक सम्मान देते हैं, वो सम्मान होता है एक बुल। ओके, सो पोप निकोलस गेव अ बुल इन 1454, 1554 में। किसको देते हैं, हेनरी को देते हैं, हेनरी को देते हैं। इसलिए देते हैं ताकि वो जो उनका ऐसा एम्बिशन है उसको कैरी फॉरवर्ड करे और क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया में फैलाए। ओके, अब ये बहुत सपनों को लेकर कहीं ना कहीं ये आगे लेकर बढ़ते हैं, क्रिश्चियन फेथ को फैलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनकी ड्रीम रियलिटी में पूरी नहीं हो पाती है। इनकी जो ड्रीम लेकर चल रहे थे ये पूरी नहीं हो पाता है, क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये ही गॉट डाइड। सो अब आगे क्या है, एक वॉइड बनता है, लेकिन बाद में फिर एक नया एक्सप्लोरर निकलता है 1497 में। डेट इंपॉर्टेंट है, 1497 इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें यहां पर हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, मैं आगे आपको बताता हूं, और फिर आगे भी बताऊंगा कि और चीजें यहां पर क्या हो रही है। बट 1497 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1497 में चीजें बदल गई। खास करके जब एक ट्रीटी हुआ, खास करके जब एक ट्रीटी साइन हुआ, जस्ट वेट, एक ट्रीटी साइन हुआ, इसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। टॉर्डेसिलास जो था 1494 में एक्चुअली साइन होता है। ओके, और इसने किया क्या ना, इस ट्रीटी ने, मैं ऐसे समझाता हूं कि इस ट्रीटी ने ओवरऑल वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया क्रिश्चियन वर्ल्ड एंड नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड में। ओके, तो द रूलर्स ऑफ पोर्तुगल एंड स्पेन डिवाइडेड द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड, एक्चुअली नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को यहां पर डिवाइड कर दिया गया। एक तरीके से ऐसा समझ ले कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया। कि इमेजिनरी लाइन जो था ऐसा था कि इट वाज फ्रॉम 1300 माइल वेस्ट टू द केप वर्डे आइलैंड, एक आइलैंड है केप वर्डेज आइलैंड, से 300 माइल्स के तरफ था, ठीक है, और एक इमेजिनरी लाइन बना दिया अटलांटिक में भी। बस मैं आपको समझाने के लिए समझाता हूं, यहां बताता हूं, ये जो मैप है एज सच, इन्होंने ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दिया ओवरऑल, राइट, इस तरीके से समझ लो, बस आपको समझाने के लिए कि ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया। और इन्होंने कहा कि इस लाइन के अगर आप ईस्ट में जाओगे और अगर वेस्ट में जाओगे, ओके, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस ने इसको अच्छे से क्लियरली कर दिया कि जो आने वाला यूरोपियन एम्बिशन है वो कैसा रहेगा। तो यहां पर पोर्तुगल को कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी दिया गया, पोर्तुगीज को, कि आप एक काम करो, फार ईस्ट तक आपका कंट्रोल रहेगा पूरा नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड का, और जो वेस्टर्न पार्ट है वो स्पेन देखेगा। ओके, तो यहां से क्या हो गया कि उनके एम्बिशन क्लियर हो गया, उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो कहीं ना कहीं दूर हो गए थोड़े से। तो स्पेन और पोर्तुगीज का जो यहां पर पोर्तुगल का जो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट था वो दूर हुआ ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास में, और इसने आगे की हिस्ट्री को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्योंकि अब जरा सोच के देखो कि अगर ये ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास नहीं होता, इफ दिस डजंट हैपन, तो जाहिर सी बात है पोर्तुगल इधर कभी आते ही नहीं, और अगर पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगर आता नहीं तो वो नए ट्रेड रूट नहीं डिस्कवर होता, और अगर नया ट्रेड रूट डिस्कवर नहीं होता तो किसी भी तरह से यूरोपियन पावर कहीं ना कहीं भारत में स्टैब्लिश नहीं हो पाते, और आज का सिनेरियो कुछ और हो रहा होता। गॉट इट? तो ये चीज हम देखते हैं यहां पर, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास चीजों को बदल के रख दिया, इसने वो नींव रखा। दैट्स व्हाई दिस ट्रीटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट डिवाइडेड द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड इनटू टू पार्ट्स, वन फॉर द स्पेन एंड वन फॉर द पोर्तुगल। यहां तक मैंने आपको समझा दिया। चलिए, सो अब क्या होता है, कुछ डेवलपमेंट इससे पहले हो चुका होता है। थोड़ा हम बैक में जाते हैं, यहां पे हम 1494 तक पहुंचे थे, थोड़ा सा बैक जाते हैं, थोड़ा सा बैक जाएंगे हम
1487 में, 1487 में जाएंगे। तो 1487 में एक पोर्तुगीज नेविगेटर रहता है, देयर वाज अ नेविगेटर। अब ये टाइटल नेविगेटर बोल के उसको मत समझ लेना, मैं बस ऐसा बता रहा हूं आपको, पोर्तुगीज नेविगेटर है, वो टाइटल वाला नहीं है। सो पोर्तुगीज नेविगेटर, सो पोर्तुगीज नेविगेटर का नाम रहता है, शॉर्ट में कई बार इसको बी डियाज कहते हैं। बी डियाज फुल फॉर्म क्या है? बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज 1487 में क्या करता है? ये जो अफ्रीका है आपका, ओके, अफ्रीका के ये पहुंच जाता है इस पॉइंट तक, सदर्न टिप तक। लाइक वो एक वॉयज लेकर जाता है इस तरीके से, और यहां तक पहुंचता है, इस टिप तक पहुंचता है। और इस टिप को जो पहुंचता है, इस जगह का नाम रहता है, आप ऐसा समझ लो कि केप ऑफ गुड होप। एंड इवन ये नाम भी इन्हीं लोगों ने दिया था, क्योंकि एक पॉजिटिव सिंबल था, पॉजिटिव निशानी था, आप ऐसे समझ लो। सो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है। तो ये बात तो समझ में आ गया था कि एटलीस्ट अगर हम शोर मतलब कोस्टल एरिया तक ही अगर साइड से थोड़ा क्लोजली अगर जाते रहें तो हम इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, वी कैन रीच एट दिस पॉइंट, तो हम इंडिया तक भी पहुंच जाएंगे। तो ये जो ब्रेक थ्रू था जो कि 1487 में हुआ बार्थोलोम्यो डियाज के द्वारा, इसने आने वाला जो नया सी ट्रेड रूट है इसमें जान दे दी एक, ओके। तो ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ठीक इसके 10 साल के बाद हम क्या देखते हैं, एक बड़ा डेवलपमेंट होता है कि इसी रूट को फॉलो करते हुए एक शिप, ओके, 1497 में यहां से निकलता है, 1497 में यहां से निकलता है इसी रूट को फॉलो करते हुए वापस से, ओके। और फर्दर ये आगे जब बढ़ता है, आगे बढ़ाएंगे, आगे की कहानी क्या है, लेकिन इससे पहले आप ऐसा समझ लो कि ये जो कहीं ना कहीं ये आगे निकलता है, इसको ओवरऑल पूरा हम जब देखते हैं तो कंप्लीट होने में, इस जर्नी को इंडिया तक पहुंचने में लगता है 11 महीना, 11 मंथ का जर्नी होता है ये। और इस 11 मंथ का जो अबाउट एक साल समझ लो, मतलब 11 महीने का जो ये जर्नी था, ये कंप्लीट होता है मई 1498 में। और यहां से एक नया चैप्टर इंडिया की हिस्ट्री का ओपन होता है, और वो है फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। ये नया हिस्ट्री यहां से ओपन होगा भारत के लिए। अब ये कैसे यहां तक पहुंचा, किसने गाइड किया, ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, और हम इस पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ट्रेडिंग से रूलिंग तक का सफर अब आगे बढ़ेगा, ओके। और कैसे एक ऐसा कंपनी, एक ऐसा इनिशिएटिव जो कि सिर्फ ट्रेड के लिए था, व्यापार करने के लिए था, उसको ऐसा क्या दिख गया कि वो उसने धीरे धीरे करके रूल करना स्टार्ट कर दिया। और अल्टीमेटली सिचुएशन ऐसा बन गया कि यूरोपियंस भारत में आके बैठ गए और उन्होंने भारत को 200-250 साल तक राज किया। उससे अगर पहले भी जाए तो और लंबा हिस्ट्री फिर तो है। तो ये एक इवोल्यूशन था, एक ट्रांजिशन है जो हम देख रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं, मैं क्यों कह रहा था कि हिस्ट्री इज नॉट लाइक अ वन एंडेड पॉइंट, कि ठीक है कि इस पॉइंट पर ये चीज एंड हो गया और इस पॉइंट पर ये चीज स्टार्ट हो गया, नहीं। इट इज लाइक अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन, जो कि आप देख पा रहे हो, यहां मैंने आपको बताने की कोशिश की ओवरऑल, राइट। इस एज सच पीडीएफ को, इस आज के पीडीएफ को हम पोर्टल में अपलोड कर देंगे। आप कहीं ना कहीं, आई होप आप नोट्स बना रहे होगे, रिटर्न नोट बना लेना, ठीक है। अगर नहीं बना रहे हो तो अगली क्लास से जरूर बनाना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं आपका नोट अपने हाथ का बने। वैसे तो हम भी आपको अभी प्रिंटेड नोट दे देंगे, बट उससे फायदा क्या होगा, राइट। फायदा तब होगा जब आप, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको साथ साथ आप बनाकर लिखते जाएंगे, और ये जो रफ नोट है मैं ये अपलोड कर दूंगा, तो जिससे आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगा। फाइनल नोट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फाइनल नोट जब प्रोवाइड करेंगे तो उससे होगा क्या कि आप वो रिटर्न फॉर्मेट में चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, बट वो एंड ऑफ दी पूरा लेक्चर के बाद, अभी से नहीं देंगे, ठीक है। अभी आपको खुद से थोड़ा मेहनत करना है, पढ़ते रहना है, और ऐसा पढ़ना है कि आपका ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री, और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ब्यूटीफुल तरीके से हम आगे बढ़ेंगे ना, आपको हर एक चीज़ पता रहेगा, हर एक चीज़ आप समझोगे यहाँ पर, ओके। यू डजंट नीड टू वरी एट ऑल। तो विद दिस वी एंड दिस ओवरऑल पार्ट, सेकेंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग का सफ़र, कि इसके बाद क्या होता है, आगे क्या होता है,
So it's very interesting, very, very important for exam. Okay, thank you so much.